नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक वीडियो मैसेज साझा कर रहा हूं और यह एक मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में है। और इस मैसेज से मेरा आपको ये बताने का अभिप्राय है कि हमारे देश में मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम्स में जो क्लेम सेटलमेंट हो रहा है या जो डिनायल हो रहा है, तो वो कितने तार्किक तरीके से या कितना उसमें लॉजिक अप्लाई हो रहा है, उसको बताने के संदर्भ में मैंने ये वीडियो मैसेज बना रहा हूँ। और एक मैंने क्लेम, हालिया क्लेम जो मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम है, उस उसको मैंने आपके समक्ष रखना है। और ये इस क्लेम के बारे में मैंने पहले भी आपको थोड़ा सी जानकारी दी थी और इसको मैं शुरू करता हूँ। सब एक दो भाई हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जिसमें एक भाई एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी में है, जॉब करते हैं। और दूसरे भाई मेडिकल डॉक्टर हैं, वो भी जॉब करते हैं दिल्ली से बाहर। दोनों ही दिल्ली से बाहर जॉब करते हैं। और साहब, ये बात है, मैं थोड़ा सा इसको देख भी लूँ। हाँ, तो साहब जो गाड़ी जो है, जो फार्मेसी में प्रोफेसर हैं उनके नाम पे ये गाड़ी है। और इनके भाई इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे थे। दिनांक 24 नवंबर 2025 को दिल्ली अपने घर से वो अपनी ड्यूटी के लिए, जो एक नियर बाई टाउन है, वहाँ जा रहे थे। इस गाड़ी से अकेले थे और रास्ते में सुबह सुबह के टाइम था। और ये नवंबर नवंबर की बात है, शायद थोड़ा बहुत फोग भी हो सकता है उस दौरान, वैसे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये साहब जब अपने घर से काफ़ी दूर चले गए, लगभग 20, जिस जगह जाना था वो इनके उससे शायद 40-45, हो सकता 50 किलोमीटर की दूरी भी थी। तो ये सुबह सुबह एक फ्लाईओवर से गुजर रहे थे, इनकी गाड़ी पता नहीं कैसे अनकंट्रोल हुई, अनियंत्रित हुई और उस फ्लाईओवर से टकराकर जो भी उसकी वाल से नीचे गिरी और क्षतिग्रस्त हो गई। और जो डॉक्टर साहब थे, जो गाड़ी चालक थे, उनकी इस दुर्घटना में दुखद मृत्यु भी हो गई। उसके बाद साहब पुलिस रिपोर्ट हुई और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हुई और पोस्टमार्टम भी हुआ। और फिर उसके बाद ये जो इंश्योर्ड है, चूँकि उन पे एक मुश्किल घड़ी थी ये, उससे वो निपटे। और फिर गाड़ी को उन्होंने, अपनी गाड़ी को बाद में अपना पोजीशन लिया और उसको लेके एक मारुति डीलर वर्कशॉप पर गए। और मारुति डीलर वर्कशॉप ने गाड़ी देखकर इनको बताया कि ये एक टोटल लॉस क्लेम है। अगर आप इसको यहाँ उनकी वर्कशॉप में खड़ा करेंगे तो पर डे 300 का चार्ज लगेगा, जब तक भी क्लेम सेटल होगा या गाड़ी उनकी वर्कशॉप में रहेगी तब तक ये चार्ज लगेगा। इन शॉर्ट जो है, उनको अनुभव था पहले भी इस तरीके के टोटल लॉस क्लेम का। तो उन्होंने अपनी गाड़ी को बजाय डीलर वर्कशॉप के छोड़ने के, उठा के अपने इस निजी स्थान पर ले गए जो उनके पास खड़ी करने के लिए सेफ जगह थी। और वर्कशॉप को गाड़ी दिखाकर एक रिपेयर एस्टीमेट तैयार कराया और बीमा कंपनी को क्लेम की सूचना दिलवाई। इसके बाद बीमा कंपनी ने एक अप्रूव्ड सर्वेयर साहब को अपॉइंट किया, जो सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 4 दिसंबर 2025 है। और 11 दिसंबर 2025 को अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने इस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी का सर्वे निरीक्षण किया। लेकिन सच्चाई ये है कि अप्रूव्ड सर्वेयर साहब का एक असिस्टेंट इंश्योर्ड के उस निजी स्थान पर जहां गाड़ी खड़ी थी आया था और उसने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के फोटोग्राफ लिए थे। अप्रूव्ड सर्वेयर साहब स्वयं उस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को देखने के लिए इंश्योर्ड का जो वो निजी स्थान था जहां गाड़ी पार्क थी वहां नहीं गए थे। यानी अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने स्वयं उस इस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी का सर्वे निरीक्षण नहीं किया था। यह इस तरीके का कार्य बीमा कानून के तहत जो सर्वे रेगुलेशन 2015-2020 है, ये एक गलत मतलब ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कोड ऑफ कंडक्ट के नज़रिए से गलत तरीका है। लेकिन हमारे देश में ऐसा बहुत होता है या हो रहा है, ये भी उसी का एक उदाहरण था। खैर, हमारा ये मुद्दा नहीं है। फिर सर्वे साहब ने या उनके असिस्टेंट ने, जो भी है, वो सर्वे किया। 12 दिसंबर 2025 को एक इंश्योर्ड को उन्होंने मेल की और एक लंबी लिस्ट भेजी के साथ ये डॉक्यूमेंट्स आप इस क्लेम के
संबंध में हमें भेजिए। जो इंश्योर्ड के पास अवेलेबल थे उसने वो धीरे धीरे करके सर्वेयर साहब को दिए। कोई 24 दिसंबर के आसपास बीमा कंपनी से एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर फर्म का के एक रिप्रेजेंटेटिव का फोन इंश्योर्ड को आया। उसने बताया साहब हमें बीमा कंपनी ने इस क्लेम की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया है। उसने मेल पे इंश्योर्ड को लेटर अपना एक लेटर भी भेजा और बताया और फ़ोन भी किया और बताया साहब मुझे हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए आपसे मिलना है और ये कुछ एक लिस्ट भेजी कि ये पेपर्स हमें चाहिए हैं। तो इंश्योर्ड ने कहा ठीक है साहब आप आ जाइए। टाइम तय हुआ और मिल लिए। इंश्योर्ड ने उनको जो प्लेस ऑफ एक्सीडेंट या जो पेपर्स देने थे वो भी दे दिए। ये 24 25 26 दिसंबर के आसपास की 2025 की बात है। और लेकिन बीमा कंपनी ने इंश्योर्ड को ये जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर्म थी उसके अपॉइंटमेंट की जानकारी इन्वेस्टिगेशन या वेरिफिकेशन के लिए इन राइटिंग नहीं दी थी। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेटर साहब का ही सीधा फोन आया था। तो ऐसा भी हमारे देश में बहुत होता है। जबकि अगर किसी को भी अपॉइंट किया है तो बीमा कंपनी को इंश्योर्ड को सूचना देनी चाहिए इन राइटिंग, जो नहीं दी गई थी। खैर ये जो इन्वेस्टिगेटर फॉर्म थी इसने फर्स्ट वीक 2026 यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में इंश्योर्ड को एक व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भेजा जो एक कंसेंट फॉर्मेट था। और इंश्योर्ड को फ़ोन करके कहा कि साहब ये मैंने आपको व्हाट्सएप से एक कंसेंट फॉर्मेट भेजा है और ये 20% डिडक्शन क्लेम सेटलमेंट के लिए आपकी तरफ से कंसेंट के लिए है। आप इसे 100 रुपये के एफिडेविट पे तैयार कराइए और हमको दीजिए, यानी फिर 20% डिडक्शन के साथ आपको बाकी क्लेम मिल जाएगा। तो इंश्योर्ड ने कहा साहब 20% डिडक्शन क्यों? तो इसके बारे में जो वो इन्वेस्टिगेशन फर्म का रिप्रेजेंटेटिव था कोई भी संतोषजनक उत्तर इंश्योर्ड को नहीं दे पाया और इंश्योर्ड ने इसलिए इसके लिए सहमत नहीं हुआ, ना कंसेंट दी। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद 20 फरवरी 2026 को बीमा कंपनी ने एक इंश्योर्ड को लेटर भेजा। ये एक क्लेम रेपुटेशन लेटर था। इसमें इसमें क्लेम रेपुटेशन के लिए दो वजह लिखी थी। द एक्सीडेंट occurred ड्यू टू ग्रॉस नेग्लिजेंस विच डज नॉट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ इंश्योरेंस। यानी इसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस बताया जो इंश्योरेंस पॉलिसी के कवरेज में नहीं आता, तो इसलिए क्लेम एडमिसिबल नहीं है। दूसरा रिजेक्शन रीजन बताया। इन्होंने द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एक्सीडेंट सजेस्ट इट रिजल्टेड फ्रॉम केयरलेस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। वी अंडरस्टैंड दिस कैन बी अपसेटिंग बट एज पर योर पॉलिसी टर्म सच लॉसेज आर नॉट कवर्ड। यानी इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि सर्कमस्टेंसेज एक्सीडेंट की सर्कमस्टेंसेज को देखकर लग रहा है कि इसमें नेग्लिजेंट 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 या केयरलेस ड्राइविंग इन्वॉल्व थी, जिस वजह से ये दुर्घटना हुई। ये पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत कवरेज नहीं है, इसलिए क्लेम एडमिसिबल नहीं है। तो ये बीमा कंपनी ने लगभग 3 महीने के आसपास 20 फरवरी 2026 को रेपुटेशन लेटर इंश्योर्ड को दिया। इसमें इस रेपुटेशन लेटर में जो ग्रॉस नेग्लिजेंस का आधार सिर्फ सर्कमस्टेंसेस से ही उन्होंने मान लिया, यानी कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। अप्रूव्ड सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं था। इंश्योर्ड ने बीमा कंपनी और जो अप्रूव्ड सर्वेयर हैं उनको मेल करके कई बार सर्वे रिपोर्ट कॉपी की मांग की, क्योंकि अप्रूव्ड सर्वेयर की जो सर्वे रिपोर्ट है वो एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है इस क्लेम के लिए, लीगल डॉक्यूमेंट है। लेकिन अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने तो नहीं दी। लेकिन एक लंबे समय के बाद काफ़ी मेल के बाद बीमा कंपनी ने इंश्योर्ड को अवेलेबल कराई। और अब मैं उस जिसके लिए मुख्यतः मैंने वीडियो मैसेज बना रहा हूँ उसको आपके समक्ष रख रहा हूँ। वैसे मैं खुद भी एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ और मैं इसमें किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मेरा किसी के इंसल्ट करने का इरादा है। ये सिर्फ मैं कुछ जानकारी या बेहतरी या समाज में क्या गलत चल रहा है उस नज़रिए से बना रहा हूँ। तो साहब ये जो सर्वे रिपोर्ट पे डेट है जो सबसे शुरू में जो बनाने की होती है वो 11 दिसंबर 2025, यानी जिस दिन अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने सर्वे किया उसी दिन की इन्होंने डेट रखी है। और जो लास्ट में है वो है 2/4/2026, जो अभी आई भी नहीं है। अभी मार्च चल रहा है और इन्होंने रख दिया 2/4/2026।
तो ये बड़ा अजीब है। फिर इन्होंने इसमें डिटेल दिए हैं, व्हीकल डिटेल, ड्राइवर डिटेल्स, और फिर इनका कॉज ऑफ एक्सीडेंट लिखा है, वाइल ड्राइविंग व्हीकल एनिमल सडनली केम इन फ्रॉम टू सेव एनिमल, turn vehicle to left, due to which vehicle went to field and overturn and damage। अब ये एक्सीडेंट कॉज एंड नेचर कहाँ से आया, एज पर क्लेम फॉर्म या एज पर स्टेटमेंट ये कुछ नहीं लिखा। यानी जो सर्वेयर साहब को लगा, उन्होंने लिखा कि गाड़ी के सामने कोई एनिमल आ गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होके खेत में चली गई, पलट गई और क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद साहब जो महत्वपूर्ण चीज़ है, सर्वे रिपोर्ट कमेंट। इसमें एक रिमार्क है, एज पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ पब्लिक वेरिफिकेशन द स्पीड ऑफ द सेड व्हीकल इज 116 किलोमीटर पर आवर विच इज मोर फास्टर दैन इट्स यूजुअल स्पीड विच इज रैश ऑब्लिक नेग्लिजेंट ड्राइविंग, हैंस क्लेम लाइबिलिटी इज नॉट एडमिसिबल एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी। तो सर्वेयर साहब ने जो है गाड़ी की स्पीड 116 किलोमीटर पर आवर बताई, एज पर इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक वेरिफिकेशन। लेकिन इसका क्या आधार है, ये कुछ नहीं दिया। कैसा इन्वेस्टिगेशन, कैसा वेरिफिकेशन, किसने किया, कहाँ से आया, और कोई इन्वेस्टिगेटर या जिसने इन्वेस्टिगेशन किया वो कोई खुदा तो है नहीं, ईश्वर तो है नहीं कि वो उस समय दुर्घटना के वक्त वहाँ स्पीड नाप रहा था। तो इसलिए इस स्पीड को तय करने का कोई तो आधार होगा, कोई तो एविडेंस होगा। तो वो बिल्कुल भी उसका कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ एज पर इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक वेरिफिकेशन लिख दिया। पता नहीं खुद का इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक वेरिफिकेशन या किसी सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर का इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक वेरिफिकेशन को ये कह रहे हैं, ये भी नहीं पता चल रहा था। तो साहब ये इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि सर्वेयर साहब ने 116 की स्पीड को जो लिखा, विच इज़ मोर फास्टर दैन इट्स यूजुअल स्पीड विच इज़ रैश ऑब्लिक नेग्लिजेंट ड्राइविंग। तो ये स्टेटमेंट बड़ा अजीब है। अगर यहाँ पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, उस पर जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है। अगर वहाँ कोई गाड़ी 116, 117, 118 चला रहा है, तो क्या ये जो इन्होंने लिखा है विच इज़ मोर फास्टर दैन इट्स यूजुअल स्पीड विच इज़ रैश ऑब्लिक नेग्लिजेंट ड्राइविंग, क्या ये कह पाएंगे? तो ये कहना गलत है। ये बहुत अधूरा सा अप्रूव सर्वेयर साहब का रिमार्क था। दूसरी चीज इन्होंने लिखा है कि गाड़ी के सामने अचानक से कुत्ता आया और अनियंत्रित हुई। जब गाड़ी कुत्ता आया या कोई भी अनियंत्रित हुई, विषम परिस्थिति थी, तो हो सकता है इंश्योर्ड का पैर एक्सीलरेटर पर दब गया हो और जिसकी वजह से स्पीड बढ़ भी सकती है और टकराकर नीचे भी गिर सकती है। तो ये भी एक दुर्घटना है, कोई इरादेतन तेज स्पीड नहीं है। तीसरी चीज, कोई भी एक भी सबूत ऐसा नहीं है जो गाड़ी की स्पीड को बताता हो। चूंकि जो गाड़ी चला रहे थे उनकी तो मृत्यु हो गई है। मारुति कंपनी और नेक्सा में पता किया, क्या साहब गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद गाड़ी की स्पीड पता चल सकती है? तो उन्होंने कहा साहब गाड़ी का माइलेज तो पता चलता है, लेकिन स्पीड पता चलने का दुर्घटना के समय क्या स्पीड थी, मारुति में ये फीचर नहीं है, या इस पर्टिकुलर गाड़ी में ये फीचर नहीं है। ये वैसे ये ज़बानी बताया है। अभी इसके लिए भी कम्युनिकेशन जारी है, शायद एक दो दिन या दो चार दिन में मारुति या नेक्सस कंपनी से भी ये आ जाएगा। तो ये साहब, तो ये एक उदाहरण था कि एक इंश्योर्ड के साथ जिसमें उनके भाई की मृत्यु हुई, जिसको वो उनके भाई बेहतर जानते थे क्या स्पीड थी, कैसे हुई, लेकिन ये सच है कि दुर्घटना हुई और गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। और बीमा कंपनी को उन्होंने क्लेम इंटीमेट किया। बीमा कंपनी ने एक अप्रूव्ड सर्वेयर साहब अपॉइंट किया और अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने इस गाड़ी की स्पीड 116 किलोमीटर प्रति आवर तय की। लेकिन कैसे की? ये इंश्योर्ड बार बार मेल करके बीमा कंपनी, सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन फर्म और अप्रूव्ड सर्वेयर साहब तीनों को मेल कर रहा है, पूछ रहा है साहब क्या वजह, क्या क्या एविडेंस है कि उस दुर्घटना के समय ये गाड़ी इतनी स्पीड से थी? तो कोई भी इसका जवाब नहीं दे रहा है। तो हमारे देश में ऐसा बहुत होता है, ये एक सिर्फ उदाहरण है। और अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा में एक सदस्य हैं स्वाति मालीवाल जी, उन्होंने इंश्योरेंस में शिकायतें बहुत बढ़ रही हैं उस विषय में एक सवाल उठाया था। तो उनका सवाल बड़ा वाजिब था और ये सच्चाई है कि शिकायतें
साल दर साल जो फाइनेंशियल ईयर हैं बढ़ती जा रही हैं। ये भी सच है कि बहुत सारे लोग सही जगह पे सही तरीके से शिकायत नहीं कर पा रहे, नहीं तो शिकायतों का अंबार लग जाए। और जो शिकायत करने का या जो कंसिडरेशन में आती है वो एक मुश्किल तरीका है, वो सिंपल नहीं है। कोई सुनवाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही या बताने वाला भी प्रॉपर नहीं होता है, इस वजह से आदमी शिकायत करता भी नहीं, और शिकायत में चूंकि कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा होता लोगों को, तो उधर से भी निराशा का भाव उन पे हावी रहता है। तो अभी मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें 3-4 रीज़न दिए थे। तो एक रीज़न ये भी था शिकायत जो है कि बीमा कंपनी बिना किसी जस्टिफिकेशन के क्लेम रेपुडिएट कर रही हैं, कोई जवाब नहीं देती। तो ये जो क्लेम केस है जो मैंने आपके समक्ष रखा है, ये उसी का उदाहरण है कि बीमा कंपनी ने कोई जो स्पीड, ना सर्वेयर, ना सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन फर्म, ना बीमा कंपनी, किसी ने नहीं बताया कि ये जो 116 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दुर्घटना के समय कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई। तो ये एक बस उदाहरण था। अब मैं इस आपको मैंने बता दिया कि हमारे देश में कितना गलत चल रहा है, और अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।